इसमें जेडीयू और आरजेडी कोटे के 12 मंत्री हैं, जबकि कांग्रेस के 4 नेताओं को मंत्री पद दिया गया है। इन सभी मंत्रियों के नाम और उनकी काबिलियत पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं शपथ ग्रहण समारोह की कुछ अहम झलकियां। अपने कर्तव्यों को समायक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो मैं प्रत्येक अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मैं पहली बार विधायक चुनकर आए लालू के लाल जब मंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे तो जुबान थोड़ी लटपटा गई और शपथ पत्र में लिखे अपेक्षित को उपेक्षित पढ़ दिया। राज्यपाल ने इस पर टोक दिया और तेज प्रताप यादव को दोबारा शपथ लेनी पड़ी। ये शब्द उपेक्षित नहीं है बल्कि अपेक्षित है, तो क्या एक बार इससे पहले शपथ ग्रहण की शुरुआत नीतीश कुमार से हुई। खचा खच भरे गांधी मैदान के मंच से नीतीश ने बिहार के सीएम के तौर पर 5वीं बार शपथ। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी का नाम भी शपथ लेने के लिए पुकारा गया, लेकिन वो राहुल गांधी को रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे, लिहाजा शपथ का क्रम आगे बढ़ गया। नीतीश सरकार के पूरे शपथ ग्रहण के कार्यक्रम का नजारा अपने आप में खास था। ममता, केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, सीताराम येचुरी और वेंकैया नायडू जैसे नेताओं से सजे मंच पर लालू भी थे और उनका जोश संभाले नहीं संभल रहा था। जोश में लालू ने केजरीवाल का हाथ पकड़कर जनता के सामने उठा दिया। ये नजारा वैसा ही था जैसा साल 2010 में मोदी ने नीतीश के साथ किया था। लालू ने यही अंदाज शरद पवार और सीताराम येचुरी के साथ भी किया। येचुरी और पवार तो शायद झेल ले जाएं, लेकिन केजरीवाल को लालू के साथ इस पोज के लिए हो सकता है सालों साल सफाई देनी पड़े। शपथ ग्रहण समारोह खत्म होते होते कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मंच पर पहुंच गए और फिर अशोक चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। मैं अशोक चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। अमित कुमार सिंह, पटना, इंडिया न्यूज। तो बहुत दिलचस्प तस्वीरें भी आज इस मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में देखने को मिली। हमारे साथ चर्चा के लिए कि कितनी काबिलियत है और कितना बैलेंस ये मंत्रिमंडल है, इसके लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ नवल किशोर जी जो स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के वो जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी अमित भी जुड़ रहे हैं गांधी मैदान से सीधे। अमित, पहला सवाल, ट्विटर पर और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक कार्टून चल रहा है इस वक्त जिसमें ये कहा जा रहा है कि आरजेडी के लालू प्रसाद यादव को तो शपथ ही नहीं दिलाई गई कि वो सरकार नहीं गिराएंगे। तो ये बताएं कि ये मंत्रिमंडल नीतीश का माना जाए या आरजेडी का, अगर सिर्फ आंकड़ों और हम 12-4 के आंकड़े पर ना जाए तो। देखिए अचल जी, कार्टून अपने हिसाब से संकेत देता है, बहुत मैसेज देता है, वो अपना अलग नजरिया है। लेकिन लालू यादव बहुत गदगद थे और जीत और हार की बात अगर कही जाए तो लालू प्रसाद यादव इस बात से वो जीत गए हैं, इस बात से गदगद भी है कि उनके दोनों जो बेटे हैं, यानी उनकी जो सियासत और विरासत जो है वो एक तरीके से बच गई। और तेजस्वी यादव को वो देखना चाहते थे कि मंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, और तेज प्रताप को भी देखना चाहते थे क्योंकि तेज प्रताप जिस तरीके से उनकी जुबान फिसली तो लालू यादव एक बार से हिचके से उनके चेहरे पर थोड़ी सी सिकन सी आई कि क्या हो रहा है। लेकिन लालू यादव बहुत खुश थे और इसीलिए उन्होंने केजरीवाल के हाथ उठाए और सबसे गले मिले। नीतीश कुमार से 3 बार गले मिले आंचल जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण था कि लालू यादव जिस अंदाज में थे उनको लगता था कि ये सब कुछ उनको मिल गया और कहीं ना कहीं बादशाहत जो है वो लालू यादव के हाथ में ही है। क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जिस तरीके से मंत्रियों के को रखा गया, उसमें लालू यादव की भी चली है। क्योंकि श्याम रजक को, आप सबसे बड़ी बात यह है कि श्याम रजक वो नेता, वो मंत्री रह चुके जो 4 बार मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में रहे, लेकिन इस बार ड्रॉप किया गया और कहीं ना कहीं लालू यादव की चली है। क्योंकि लालू यादव काफी खफा थे जब 2009 में वो लालू यादव का साथ छोड़कर चले गए थे, तो कहीं ना कहीं लगता कि श्याम रजक का ड्रॉप होना सही मायने में लालू यादव के लिए एक बड़ी जीत है। नवल किशोर जी,
लालू के दोनों लाल, आज उनको शपथ दिला दी गई, वो बहुत गदगद थे, अमित भी बता रहे हैं, तस्वीरें खुद बयां कर रही थी। लेकिन लालटेन आखिरकार उन्होंने अगली जनरेशन को जब पकड़ाई तो तेजस्वी को पकड़ाई है। देखिए, सबसे पहले तो आप जिस कार्टून के विषय में बात कर रहे हैं, पहले पूछना चाहिए कि वो कार्टून कौन बनाया है। और जब नेतृत्व की बात करते हैं तो लालू जी के दोनों बेटा आज के डेट में दोनों एमएलए हैं और अच्छे मार्जिन से जीत कर आए हैं, बिहार के युवा जनमानस को प्रभावित किए हैं। तो अगर वह सरकार में आते हैं तो इससे हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या होनी चाहिए। जो एक नेतृत्व का संतुलन बनना चाहिए वो ये पूरे कैबिनेट में दिख रही है और जो संतुलन है वह बनी रहेगी और सरकार बहुत अच्छे से चलेगी। यही कारण है कि विरोधी ज्यादा परेशान है। नहीं, लेकिन लालटेन आपने बताया नहीं, तेजस्वी थामेंगे। भावना के साथ जी तेजस्वी की भूमिका निर्धारित हो चुकी है, आप देखें, उनको देख चुके हैं। और जिस तरह से उन्होंने काम किया है पिछले 5-6 वर्षों में, उससे उनको यह भूमिका मिली है और हमें लगता है कि जो काम वो करेंगे वो अच्छे तरीके से करेंगे। विनोद जी, इतनी कम उम्र में, 26 की उम्र में, उम्र को लेकर पहले ही इलेक्शन कमीशन में विवाद था। अब कहीं ना कहीं नेक्स्ट जनरेशन को जब लालटेन थमाई लालू यादव ने, तो वो तेजस्वी को थमाई, नंबर 2 रहेंगे, ये बहुत क्लियर हो चुका है। हाँ, निश्चित रूप से कैबिनेट में जिस तरह शपथ हुई है, देखिए आमतौर पर ये सीधा मैसेज होता है, या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है कि मुख्यमंत्री के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शपथ लो, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी तेजस्वी का नाम पहले नहीं आता, तो फिर सीनियरिटी मानी जाती है। तो सीनियरिटी में जब नंबर 2 में नाम आया तो या तो अब्दुल बारी सिद्दीकी आते, अगर उस हिसाब से, लेकिन तेजस्वी का नाम लिया गया, उसके बाद तेज प्रताप का लिया गया, उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी आए। तो कहीं न कहीं ये मैसेज लालू जी ने दिया है अपने वर्कर को भी, बिहार को भी, और हमारे आपको भी, मीडिया के लोगों को भी, कि भाई तो बिहार सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और आरजेडी की तरफ से जो कमान है वो तेजस्वी के हाथ में रहेगी। यानी जाहिर है, अगर हालांकि बड़ी पार्टी है, हम जूनियर पार्टनर नहीं कर सकते, लेकिन चीफ मिनिस्टर चूंकि उनका है, जेडीयू का है, तो चीफ मिनिस्टर के बाद अगर कैबिनेट में किसी की चलेगी तो तेजस्वी की चलेगी, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ओवरऑल एक, विनोद जी आपसे शॉर्ट कमेंट, फिर अमित के पास भी जाऊंगी मैं। ओवरऑल अगर इस पूरे मंत्रिमंडल को देखा जाए, कितना वेल बैलेंस लगता है? यादवों को कितनी चलेगी, या और अगर देखा जाए कुर्मी इसको कितनी जगह मिली है, और महिलाएं सिर्फ 2 हैं? देखिए, महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कम है, क्योंकि जबकि महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट और तरजीह जो है महागठबंधन को दिए हैं। जब महिलाएं लाइन लगा के वोट डाल रही थी, हम लोग यहाँ पर बैठ के बहस कर रहे थे, तो ये होता था कि किसकी तरफ जा रही हैं ये। 3% ज्यादा वोट दिया है। तो महिलाओं के वोट की बड़ी निर्णायक भूमिका रही है, जो नतीजे आए हैं उनमें। तो उस हिसाब से सिर्फ 2 को मंत्री बनाया गया। मुझे लगता है अभी चूंकि 24 मंत्री ही बने हैं, 36 बन सकते हैं, मतलब 35+1, तो अभी 7-8 मंत्री को 9 कितने, शायद 11 लोगों की और गुंजाइश है। तो अगले विस्तार में हो सकता है कुछ महिलाओं को और मौका दिया जाए। अभी चूंकि ये जिस तरह से मंत्रिमंडल बना है, काफी माथापच्ची हुई होगी दोनों नेताओं के बीच में, और उसमें अपने अपने कोटे से नाम दिए गए होंगे। जैसे श्याम रजक को लेकर रस्साकसी निश्चित रूप से हुई होगी। श्याम रजक जो है लालू जी को, आरजेडी को छोड़ के ऐसे संकट के समय गए थे, और उसके बाद नीतीश कुमार के भी भरोसेमंद हो गए। जीतन राम मांझी के बाद वो जेडीयू का एक महादलित चेहरा बन गए थे। तो ऐसे में मुझे लगता है श्याम रजक को लेकर भी रस्साकसी हुई। अब नीतीश कुमार को ये स्वीकार करना पड़ा ये फैसला। जहां तक सामाजिक समीकरण की बात है, तो कि यादवों का पूरा चूंकि जिस तरह वोट मिला है उसमें यादवों की बड़ी भूमिका रही है, और महागठबंधन के सबसे ज्यादा उम्मीदवार भी यादव थे, और यादव सब जीत के भी आए हैं। तो 4 या 5 या 6 यादव शायद मंत्री बने हैं, तो वो इतना तो ये तो होना ही था। उसमें कुछ जेडीयू कोटे के भी हैं। अब ब्रजेंद्र यादव वगैरह तो पुराने लोग हैं, बड़े अच्छे मंत्री माने जाते हैं, बिजली मंत्री रहे हैं बिहार, उनका नाम मुख्यमंत्री के लिए चला था। जीतन राम मांझी जब बनाए गए थे तो उनका भी नाम चला था, और कहते हैं उसमें शायद लालू जी नहीं चाहते थे कोई यादव मुख्यमंत्री बने, क्योंकि तब भी आरजेडी की समर्थन से सरकार चल रही थी, तब जीतन राम मांझी आए। खैर वो अलग का कहानी है। तो इसलिए दूसरा कुर्मी भी है, कोयरियों को भी अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। ईबीसी का मुझे लगता है शायद अमित ज्यादा आपके जो संवाददाता हैं बेहतर ढंग से इसको सही कर पाएंगे। ईबीसी का प्रतिनिधित्व मुझे कुछ कम लग रहा है, और कांग्रेस ने इसमें बड़ा होशियारी से काम किया है कि उसके जो 4 मंत्री हैं उसमें एक ब्राह्मण है मदन मोहन झा, एक राजपूत है अवधेश कुमार सिंह, एक मुस्लिम है मस्तान साहब, और एक दलित है अशोक चौधरी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपने सामाजिक समीकरण जो है बड़े तरीके से इसमें 4 मंत्रियों में सजाया है। और 2 एमएलसी हैं,
मतलब मोहन झा और अशोक चौधरी। ठीक, जो अमित से ले लेते हैं प्रतिक्रिया। अमित, सोशल इंजीनियरिंग चुनावों के वक्त तो दिखी, लेकिन जैसे विनोद जी कह रहे हैं उतनी अभी मंत्रिमंडल में शायद नहीं दिखी और महादलितों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, खासतौर से जेडीयू, ईबीसी और महादलित। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें ईबीसी जो है वो कम है। आलोक मेहता जो है आरजेडी की तरफ से, आलोक मेहता को जगह मिली है। और भी लोगों को हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जो बचे हुए 8 लोग हैं उसमें उन लोगों को जगह दें, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो यादवों को जगह मिली है, चाहे वो जेडीयू में हो या फिर आरजेडी में हो। हालांकि सही बात कहा कि वहां पे जो कांग्रेस है उसने सही तरीके से 4 लोगों को बिठाया है, जिसमें कि अगड़ों का भी ध्यान रखा गया है। आरजेडी में अगड़ों का कोई भी नेता नहीं है, जेडीयू में अगड़ों को मौका मिला है, लेकिन यादवों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि यादव जो है आरजेडी की तरफ से 42 यादव जीते थे, इसके अलावा 11 यादव जेडीयू से जीते थे। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि यादवों की संख्या मंत्रिमंडल में ज्यादा है, उस पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा जो ईबीसी और जो महादलित है उनमें कमी है, क्योंकि वहां 8 और बचे हुए शेष है, हो सकता है उसमें जो है उनमें मौका। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार यादवों को ज्यादा तरजीह दी गई है। हमारे साथ नवल किशोर जी आरजेडी के जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, यादवों को तरजीह दी गई है, लेकिन आरजेडी और जेडीयू जब चुनाव के लिए निकले तो वोट मिला तो सबको मिला, फिर क्या वजह है कि यादवों को ज्यादा तरजीह दी गई है? राजपूतों का भी आपको वोट मिला और फॉरवर्ड कास्ट का भी वोट मिला, फिर क्या वजह है कि यादवों को इतनी तरजीह दी गई है और लोगों को इतना प्रतिनिधित्व आपकी तरफ से नहीं मिला? चलिए नवल किशोर जी आपके पास आती हूं। विनोद जी, क्या पूरी तरह से आरजेडी एक यादवों की पार्टी बन के रह गई है, कम से कम इस मंत्रिमंडल की तस्वीर देखने से ये लगता है? देखिए, लालू जी 10 साल बाद उनकी वापसी हुई है बिहार की सत्ता में, और जाहिर है उनका मुख्य वोट बैंक जो है, आधार वोट बैंक जो है, वो यादव वोट बैंक है। और उसमें जब मुसलमान जुड़ जाता है तब माई समीकरण होता है। तो पहली तरजीह उनको आदमी होता है ना, अपनी जमा पूंजी बचा के रखो। तो जो पेडअप कैपिटल आपकी है, जो 14-15% यादव है, उसको बचा के रखो, वो संतुष्ट रखो। इसलिए टिकट भी उन्होंने सबसे ज्यादा यादवों को दिया और जीत के भी उनके सबसे ज्यादा यादव आए और मंत्रिमंडल में भी उन्होंने यादवों को जगह दी। अच्छा, जेडीयू चूंकि बराबर की पार्टी है, उसके भी यादव नेता है, तो उनको भी देना ही था अपने, या तो कम से कम 5 या 6 यादव मंत्री हो गए 24 में। तो निश्चित रूप से यादवों को एक अच्छा बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। और ये मैसेज भी देना चाहते थे लालू जी कि क्योंकि लालू जी मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो यादवों को यह भी महसूस होना चाहिए कि राज उनका आ गया है। अभी तक 10 साल तक वो राज से बाहर रहे, तो एक महसूस ये भी होना चाहिए। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में कि आप देखिए कि मुस्लिम जो है 2 तो हैं आरजेडी से और 1 है कांग्रेस से। अब जेडीयू से कोई मुस्लिम चेहरा है कि नहीं, ये जरा देख लीजिए। और जबकि नीतीश कुमार ने एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी मुसलमानों के बीच भी बनाई है, तो वो उसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये भी एक प्रश्न आगे आएगा। अभी और गुंजाइश कितनी है, क्या है, कितना बैलेंस है? हमारे साथ नवल किशोर जी आरजेडी से जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, आपसे पहले संपर्क नहीं हो पाया, आपसे ये कमेंट चाहूंगी, जिस तरह विनोद जी भी बोल रहे थे कि पेड अप कैपिटल है, यादवों को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। ऐसा क्यों है कि एक तरह से यादवों की पार्टी आरजेडी बनकर रह रही है, जो इससे भी रिफ्लेक्ट होता है कि आपने कितने यादवों को शपथ दिलाई? देखिए, इस तरह से पार्टी को देखना गलत है। और ये अगर चुनाव के समय भी आप देखे होंगे तो हर कोई यही बात रखता है कि चुनाव जो बिहार में होती है वो जाति पे होती है और किसी खास जात से किसी खास दल को जोड़ देते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट बहुमत दिखा, इसमें जो मैंडेट देखेंगे आपने, तो वो केवल एक जाति और किसी समुदाय से नहीं है। जो हमें समर्थन मिला है वह पूरा अभूतपूर्व समर्थन है, और यह अभूतपूर्व समर्थन कोई एक दल एक जाति से नहीं हो सकता है। यह जो बड़ा समर्थन है इसको समझने की जरूरत है। और वैसे ही जैसे सरकार का मंत्रिमंडल बनता है तो उसमें कई सारे कंसिडरेशन होते हैं। पहले दल से तय होता है, फिर महागठबंधन है तो इसमें जो जितने भी दल हैं उनका राय विचार होगा, उसके बाद यह आया है। तो पूरा विचार के बाद, पूरा विमर्श के बाद यह निर्णय है, और उसको आप केवल जाति के नजर से देखें तो हमें लगता है कि अन्याय होगा इस तरह से देखना। ठीक है, और हमारे साथ माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। आप